बच्चों, आज हम चैप्टर 9 जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन, उसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको टॉपिक को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक पे, ग्रेविटेशन चैप्टर 9, उनको आप एक बार देख लो अच्छे से, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने से ही आपको क्वेश्चंस भी समझ आएंगे और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जैसे कुछ रूल्स दिए हैं, फॉर्मूलाज दिए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। तो हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? ये क्वेश्चन आप पढ़िए। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए d। तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, वो तो हम समझ गए हैं इस टॉपिक में। क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी? उसका फॉर्मूला है g इंटू m1 इंटू m2, दोनों के मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई d स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इतनी फोर्स है दोनों के बीच में। हमने फोर्स कैलकुलेट नहीं करनी, हमने सिर्फ ये बताना है कि डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया, मतलब ये बॉल्स जो हैं पास आ गए। अब ये डिस्टेंस है इसका हाफ, d/2। मान लीजिए ये था 10 मीटर, ये 5 मीटर है, ये 50 मीटर है तो ये 25 मीटर इसका हाफ है, बाकी वो सेम है। तो आपने बताना कि ये फोर्स बढ़ेगी कि घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी। इसको हम कर देते हैं F1। F1 है जब डिस्टेंस d है। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। जब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x y पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। एक सेकंड, समझते हैं कि इनका जो रिलेशन है इनवर्स है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, उल्टा चलेगा, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा। अभी यहां पे देखिए, मास डायरेक्टली रिलेशनशिप में है, मतलब इसका मास बढ़ता है या इसका मास बढ़ता तो फोर्स बढ़ेगी। d जो है नीचे है, 1/d है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है तो फोर्स बढ़नी चाहिए। पहले आपको ये एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये फोर्स है F2, F1 था जब डिस्टेंस था d, अब है d का हाफ, तो g इंटू m1 m2 अपॉन, अब डिस्टेंस क्या है? d/2 है। पहले d था, अब इसका हाफ है। मान लीजिए 100 मीटर था तो अभी ये 50 मीटर हो गया, स्क्वायर तो रहेगा इसका। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बनता है gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या हो जाता है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू gm1 अपॉन m2 अपॉन d स्क्वायर, ये F2 है। तो अभी देखिए ये जो नंबर है ये तो वही नंबर है, ये नंबर बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है? F1 के बराबर। तो F2 क्या हो जाएगा? 4 इंटू F1, मतलब इस समय जो फोर्स है वो पहली फोर्स का 4 टाइम्स हो गई। तो समझ आया आपको? जब दोनों ऑब्जेक्ट पास में आ गए तो फोर्स बढ़ेगी, दोनों के बीच में फोर्स बढ़ेगी। F2 जो है
F1 से बड़ा होगा। इतना तो आपको समझ आए। कितना बड़ा होगा उसके लिए हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर में कर दिया d/2, तो d/2 हो गया d²/4, तो ये 4 न्यूमरेटर में चला गया, 4 इंटू जी m1m2/d²। तो ये जो है नंबर है, ये नंबर इसके बराबर है। देखिए ना, ये नंबर इसके बराबर है, तो हमने इसकी जगह F1 लिख दिया। तो F2 इक्वल टू 4F1, मतलब अभी जो फोर्स है पहली फोर्स से 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो ये आपने समझना है। इसका एक्चुअली एक थोड़ा सा एक फार्मूला भी होता है, आप याद कर लेंगे ना। अगर डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तो फोर्स 4 टाइम बढ़ेगी। अगर डिस्टेंस 1/3 हो जाएगा तो फोर्स 9 टाइम्स बढ़ेगी। 9 क्यों हो रहा है? d² है। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को समझना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स टू in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a lighter object? कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। ये कहां से आया था फॉर्मूला? F1 इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। दोनों के, ये इसका M1 है, ये इसका M2 है। जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, वो डिपेंड करता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर। दोनों के मासेस को मल्टीप्लाई करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। कहता है अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो बताइए धरती पर भारी चीज जल्दी क्यों नहीं गिरती? ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। ये हल्की चीज है, ये भारी चीज है, दोनों गिराए एक साथ नीचे गिरी। तो ये भारी चीज है, जल्दी गिरनी चाहिए, ये कम है, ये देर से गिरनी चाहिए। अगर ये एक स्टेटमेंट सही है, इसका रीजन ये है कि ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन हमने समझा था एक कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। धरती जिस एक्सेलरेशन से एक चीज को अपनी ओर खींचती है, आप कोई चीज छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ी, वो धरती की ओर जा रही है, हर पल उसकी जो वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन क्यों है? क्योंकि धरती की फोर्स इसको अपने आप खींच रही है, अपनी ओर खींच रही है। ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है। उस ग्रेविटी के कारण इसमें एक्सेलरेशन है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब हमने ऑलरेडी समझा था कि ये जो जी है, ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये डिपेंड करती है इस पे, जिसमें m है मास ऑफ अर्थ और r है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस। तो इस इक्वेशन में इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आ रहा जो मैंने गिराया था। इसका कितना मास है, 5 ग्राम है कि 50 ग्राम है, वो इस इक्वेशन में नहीं आ रहा। अर्थात जो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में है और जो एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट में है, दोनों का एक्सेलरेशन निर्भर करता है अर्थ के मास के ऊपर और अर्थ के रेडियस के ऊपर। इसके मास के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो हैवी चीज हो या लाइट चीज हो, वो एक साथ नीचे इसलिए गिरती है अगर उनको एक साथ छोड़ें, क्योंकि वो जो एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से वो धरती की ओर जा रहे हैं, उसमें इस ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता। ठीक है,
तो इसमें हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन with which an object falls to earth is dependent, निर्भर है on force of gravity and not on the mass of the object. ये इसका रीजन है। जिस एक्सेलरेशन से कोई चीज धरती की ओर गिरती है वो निर्भर करती है धरती की ग्रेविटी के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट की मास पे निर्भर नहीं करती। जैसे ये मैंने पेन गिराया था, इस पेन के मास के ऊपर निर्भर नहीं करती, इसलिए सब चीजें एक साथ धरती पर गिरती हैं। ओके, ये बड़े टिकलिश क्वेश्चन है बहुत, लेकिन समझने के लिए बहुत इजी है। तो समझने के लिए आपने क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका फॉर्मूला Gm/r²। ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, इसमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं आता इस इक्वेशन में। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। What is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kilogram object? Mass of the earth is given, radius is given. अभी देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें g की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको कहा था एक वीडियो में कि कई बार क्वेश्चन में g की वैल्यू दे देंगे, कहीं नहीं, कई बार नहीं देंगे, तो आपको g की वैल्यू देखनी है। तो क्या कह रहा है कि ये अर्थ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमने एक्सेलरेशन नहीं ढूंढनी, हमने ढूंढना कितनी फोर्स है उस ऑब्जेक्ट और धरती के बीच में। तो उसके लिए फॉर्मूला वही है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये मास इस ऑब्जेक्ट का है और ये डिस्टेंस है उसके बीच में। तो इन्होंने हमको दे रखा है, जी हमें मालूम है 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर मास ऑफ द अर्थ बता रखा है उन्होंने, कितना बता रखा है, 6 इंटू 10⁻24 kg, और उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, और जो रेडियस है वो बताया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻6, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करिए, ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, ये और ये, इनको बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 24 दूनी 22 2 1, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6.73 इंटू 6 डिवाइडेड अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10। ये इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा उसका आंसर देना है न्यूटन में, क्योंकि जो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज लगा दी, जी की वैल्यू लगा दी, मास ऑफ द अर्थ उसकी वैल्यू लगा दी, जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास की वैल्यू लगा दी, और डी रेडियस ऑफ द अर्थ, उसको सॉल्व करेंगे आंसर न्यूटन में आ जाएगा। ये खुद अटेम्प्ट करिए, आपको कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे और एग्जाम में इजीली कर पाएंगे। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद फोर्स ग्रेटर और स्मॉलर, विच, व्हाई? ये धरती है, ये मून है, धरती मून को अपनी ओर खींच रही है, मून धरती को अपनी ओर खींच रहा है। क्या दोनों एक ही फोर्स से अपने आप को खींच रहे हैं? आंसर है यस। इसका मास है, इसका मास है m, d², d इज द डिस्टेंस।
तो देखिए इसमें इसका मास भी आ गया इक्वेशन में और इसका मास भी आ गया, दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी उसी वैल्यू से धरती मून को अपनी ओर खींचती है और मून धरती को अपनी ओर खींचता है। इक्वल फोर्स है दोनों तरफ, जिसका फॉर्मूला ये है, क्योंकि इसमें अर्थ का भी मास है और मून का भी मास है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू एक ही है। तो ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों, चाहे छोटे से हों, ये 2 kg का कोई बॉल है, ये 1 kg का बॉल है, जिस फोर्स से ये बड़ा बॉल छोटे को अपनी ओर खींचेगा उसी फोर्स से छोटा बॉल बड़े को अपनी ओर खींचेगा। इस ऐसे क्वेश्चंस में आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बड़ा छोटा होने से आपको लगेगा कि फोर्स अलग है। नो, क्योंकि दोनों मासेस को हम गुना करके वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव। अच्छा जी, कहता है जी धरती मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून धरती को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से बराबर। अभी हमने क्वेश्चन में देखा दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, फिर धरती क्यों नहीं चलती मून के चारों ओर। इसके लिए अगर आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ लिया है तो आप समझेंगे कि जो फोर्स और मास और एक्सेलरेशन का ये रूल होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सेलरेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर उसमें एक्सेलरेशन आती है। ठीक है, मान लीजिए कार रुकी हुई है, दो लोग उसको धक्का मारते हैं तो कार पहले धीरे चलती है, फिर और धक्का लगाते हैं, कार तेजी से चलने लगती है, उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। तो फोर्स के ऊपर निर्भर करती है एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, मास भी है। तो एक्सेलरेशन किस पे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। देखा ना, इस मास को हम नीचे ले गए, फोर्स को जब मास से डिवाइड करेंगे, ये मास है, तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी। अभी देखिए मून और अर्थ के बीच में इक्वल फोर्स लग रही है, लेकिन जो अर्थ का मास है वो मून के मास से 81 टाइम्स अधिक है। तो जब धरती मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है या मून धरती की ओर अट्रैक्ट होता है, तो मून का मास, ये कर देते हैं एक्सेलरेशन ऑफ मून, F/ मास ऑफ मून। तो ये एक्सेलरेशन है अर्थ, F/ मास ऑफ अर्थ। ये एक्सेलरेशन जो मून में आती है वो अधिक है, क्योंकि मून का मास बहुत कम है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। 81 टाइम्स कम है, क्योंकि धरती का 81 टाइम्स ज़्यादा है। तो जब ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। आपको मालूम ही है, मान लीजिए हम 50 को 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10, लेकिन 50 को हम मान लीजिए 500 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1/10। वैल्यू कितनी छोटी हो गई, डिनोमिनेटर बढ़ा तो आंसर क्वेश्चन छोटा हो गया। तो ये जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, इतनी स्मॉल है कि धरती मूव नहीं करती अर्थ मून की ओर। तो इसका क्या रीजन है, बिकॉज अर्थ इज 81 टाइम्स हैवियर, या ऐसे लिख सकते हैं, द मास ऑफ द अर्थ इज 81 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द मून। देयरफॉर द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अर्थ इज नेग्लिजिबल। मैं लिख के बता देता हूं आपको। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स more
than mass of a moon. Therefore, acceleration produced by the force of gravitation of moon is acceleration produced in earth. acceleration अर्थ में हो रही है, in earth by the force of gravitation of moon is negligible. इतनी कम है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहाँ विराम करते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आई थिंक 22 या 23 क्वेश्चंस हैं, तो सारे हम एक्सरसाइज को 3 या 4 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।